गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार कुंडारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आज का हमारा टॉपिक BSc पार्ट सेकेंड ईयर के थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल पेपर का है और टॉपिक है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब आपने लास्ट वीडियो में जो हमने स्टडी किया था वो देखा था कि यदि किसी निकाय की दो प्रावस्थाएं हैं, फेज 1 और फेज 2, और वो ऊष्मा भंडार के साथ साम्यावस्था में हैं, तो आपको क्या कंडीशन मिली थी? G1 इक्वल टू G2, अर्थात गिब्स ऊर्जा फलन प्रति अणु वो दोनों प्रावस्थाओं में समान होना चाहिए, G1 इक्वल टू G2, और उसको एक ग्राफ के द्वारा भी समझाया गया था। जो कंडीशन आपको मिली थी उसको एक ग्राफ के द्वारा समझाया गया था। ये आपका प्रेशर, ये आपका टेम्परेचर, ये बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। G1 लेस देन G2, G2 लेस देन G1। तो यहाँ फेज फर्स्ट और यहाँ फेज सेकेंड, और इन पॉइंट्स पर G1 इक्वल टू G। ये क्या था आपका? प्रावस्था संतुलन वक्र। फेज इक्विलिब्रियम कर्व। तो ये क्या है? आपका प्रावस्था संतुलन वक्र है, जहाँ पर दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में किस तरह होंगी ये दर्शाया गया था। तो इस वक्र को अवकल समीकरण के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाएगा? क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। यदि हम अवकल समीकरण में ज्ञात करना चाहें तो दाब और तापमान में क्या रिलेशन मिलेगा वो आपको ज्ञात करना है। इसके लिए माना कोई बिंदु B और C अज्यूम कर लेते हैं। किसी बिंदु B पर तापमान T है और दाब P है, तथा बिंदु C पर तापमान T प्लस dt और दाब P प्लस dt। इन सबको हटा देते हैं। ये आपने कोई पॉइंट B लिया जिसके करस्पॉन्डिंग आपका तापमान T है और प्रेशर P है, और सिमिलरली आपका बिंदु C है जहां T प्लस dt और P प्लस dP आपके मान है। तो साम्यावस्था में या संतुलन में बिंदु B पर क्या होगा? इस बिंदु की बात करें तो G1 TP इक्वल टू G2 TP, क्योंकि G1 और G2 यहाँ पर संतुलन में है। किस स्थान पर? दाब पर T तथा P पर। और बिंदु C पर क्या होगा? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिंदु C पर हो जाएगा G1 T प्लस dt P प्लस dP इक्वल टू G2 T प्लस dt P प्लस dt, इक्वेशन नंबर। तो बिंदु B और C के लिए हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब जब बिंदु B पर साम्यावस्था में संतुलन में है और
गिव्स फलन G1 और G2, और यदि उनमें परिवर्तन Dg1 और Dg2 है, अर्थात यदि गिव्स फलन प्रति अणु में गिव्स फलन प्रति अणु में परिवर्तन Dg1 है, Dg2 है, तो क्या प्राप्त होगा बिंदु B के लिए? G1 Tp प्लस Dg1 इक्वल टू G2 Tp प्लस Dg2, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ ध्यान दें थोड़ा, क्योंकि बिंदु B पर दोनों प्रावस्थाएं संतुलन में हैं, तो यदि G1 में G1 आएगा, G1 में परिवर्तन Dg1 है और G2 में परिवर्तन Dg2 है, तो इस तरह की समीकरण प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 3। लेकिन समीकरण नंबर 1 से हम क्या देख रहे हैं? G1 का मान G2 के बराबर है, तो यहाँ क्या होगा? Dg1 इक्वल टू Dg2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? समीकरण 1 से या समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण नंबर 3 में करने पर Dg1 इक्वल टू Dg2, और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जो गिब्स फलन प्रति अणु है उनमें परिवर्तन का मान भी बराबर आपको प्राप्त हो रहा है, और इसी का मान आपको ज्ञात करना है Dg1 और Dg2 का। वो किस तरह ज्ञात करेंगे? इसके लिए आपको गिब्स फलन का मान पता होना चाहिए कि गिब्स फलन क्या है। तो क्या इक्वेशन प्राप्त हुई आपको? Dg1 इक्वल टू Dg2, इक्वेशन नंबर 4। अब चूंकि हम जानते हैं G इक्वल टू E माइनस Ts प्लस Pv, ये आपने पिछले वीडियो में और पिछले नोट्स में इसका अध्ययन कर लिया है। गिब्स ऊर्जा फलन है G इक्वल टू E माइनस Ts प्लस Pv। चूंकि दो प्रावस्थाएं i इक्वल टू 1 और 2, दो फेज लेके चल रहे हैं, तो इसको Gi इक्वल टू Ei माइनस Psi प्लस Pvi इस तरह से लिख सकते हैं। ये फेज फर्स्ट है, ये फेज आपका सेकंड है, तो कंबाइंड Gi इक्वल टू Ei माइनस Psi प्लस Pvi। अब यदि Gi अपॉन Ni इक्वल टू Ei माइनस Psi प्लस Pvi अपॉन Ni, क्या निकलेगा यहाँ से? गिब्स फलन प्रति अणु का मान निकलेगा। सो इट विल बी Gi इक्वल टू Ni माइनस Psi प्लस Pvi, इक्वेशन नंबर 5। हमने क्या किया? जो अणुओं की संख्या है उससे डिवाइड कर दिया है Gi की इक्वेशन को, तो गिब्स फलन प्रति अणु का मान प्राप्त हो गया है। यहाँ Si अपॉन Ni और Vi अपॉन Ni से आपको स्मॉल si और स्मॉल vi प्राप्त हो गए हैं, और आपको इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो गई। अब आपको क्या निकालना है? Dg, तो इसका अवकलन कर देंगे। समीकरण 5 से क्या हो जाएगा?
DGI इक्वल टू होगा D एप्सिलॉन I माइनस T DSI माइनस SI DT प्लस P DDI प्लस BI DP। इन सभी को हमने यहाँ अवकलन के रूप में लिख लिया है। DGI इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 6। अब चूंकि TDSI इक्वल टू D एप्सिलॉन I प्लस P DDI, समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 क्या है? ऊष्मागतिकी के प्रथम तथा द्वितीय नियम से आपको प्राप्त होने वाला समीकरण है। जनरली अगर मैं लिखूं तो D की इक्वल टू क्या होता है? du प्लस pdv और इट इज TDS इक्वल टू du प्लस pdv। तो समीकरण 7 आपका थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन ऊष्मागतिकी प्रथम तथा द्वितीय नियम से प्राप्त होने वाला समीकरण है। तो समीकरण 7 का मान समीकरण नंबर 6 में रख देंगे। समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर इधर कैसे कर देते हैं, क्या प्राप्त होगा? जब आप मान रखोगे तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और एक सिंपल इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। TDSI इक्वल टू D एप्सिलॉन I TDI, तो दिस विल बी ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपको मिलेगा DGI इक्वल टू माइनस SI DT प्लस VI DP। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन DGI की आ गई है टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में, DT और DP के फॉर्म में। अब दोनों फेज के लिए इसको लिख लेते हैं। फेज फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? DG1 इक्वल टू माइनस S1 DT प्लस V1 DP और फेज 2 के लिए या प्रावस्था 2 के लिए क्या हो जाएगा? माइनस S2 DT प्लस V2 DP। यह ध्यान रखें कि S1 V1 S2 V2 स्मॉल है, आप इनसे कंफ्यूजन ना हो क्योंकि आपने जब प्रति अणु मान निकाला था तो ये स्मॉल मान है S2 V2 और S1 V1। तो ये समीकरण नंबर 9 और समीकरण नंबर 10। अब आपको क्या इक्वेशन है? चूंकि हम जानते हैं DG1 इक्वल टू क्या है? DG2। इन दोनों समीकरणों को आपको बराबर करना है। तो क्या इक्वेशन प्राप्त होगी? माइनस S1 DT प्लस V1 DP इक्वल टू माइनस S2 DT प्लस V2 DP। DG1 का मान यहां से रख दिया और DG2 का मान यहां से रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको dP अपॉन dt का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 dt इक्वल टू V2 माइनस V1 dt और इससे निकल के आएगा dP अपॉन dt। क्या मान निकलेगा आपका? dP अपॉन dt। सो दिस विल बी dP अपॉन dt S2 माइनस S1 अपॉन V2 माइनस
इक्वेशन नंबर 11। तो यहाँ तक आपने dp/dt का मान एंट्रोपी और वॉल्यूम के रूप में निकाल लिया। लेकिन यदि किसी पदार्थ का प्रावस्था संक्रमण हो रहा है, अर्थात एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसमें या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा ऊष्मा का, और वो क्या कहलाएगा, गुप्त ऊष्मा के रूप में प्राप्त होगा। उसका मान गुप्त ऊष्मा के रूप में प्राप्त होगा। तो यदि प्रावस्था 1 से प्रावस्था 2 में संक्रमण है वो, तो जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान किस तरह लिखेंगे हम, n(H2 - H1) अपॉन समीकरण नंबर 12। समीकरण 12 में dQ12 क्या व्यक्त कर रहा है, प्रति मोल अवशोषित ऊष्मा का मान व्यक्त कर रहा है, जिसे गुप्त ऊष्मा या L12 भी कह सकते हैं। और ये मान क्या होगा, एंट्रोपी का मान है प्रति अणु n(H2 - H1) L12/T। अब इस मान को समीकरण नंबर 11 में आप रख देंगे। समीकरण 11 में जब आपने समीकरण 12 का मान यूज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, dp/dt इक्वल टू H2/L12 upon N(T) and this is V2 minus V1 and this is L12T and V2 minus V1, this is L12/T V2 minus यहाँ आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। आप चाहें तो दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत में S और D ये स्मॉल हैं और नाउ दीज आर द मेजर या बिग, V1 और V2 के मान हैं। तो आपको क्या प्राप्त हो गया है, dp/dt का मान प्राप्त हो गया है L12/T V2 minus V1। तो यह समीकरण क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण कहलाता है। प्रावस्था संतुलन वक्र को यदि अवकल समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाए तो इस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। और इस समीकरण का उपयोग कहाँ करेंगे कि आपके जो गलनांक और क्वथनांक है, जो आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, उन पर दाब का प्रभाव किस तरह होगा वो हम इन समीकरण से ज्ञात करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि जो प्रावस्थाएं हैं वो संतुलन में हैं, तो संतुलन वक्र को अवकल रूप में प्राप्त किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण प्राप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण के क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरह इसका यूज होगा, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।